प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग भारत की जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने गोंड जनजाति का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम भारत की दूसरी प्रमुख जनजाति नागा जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो आइए नागा जनजाति के बारे में बात करें। देखिए, नागा जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति के बारे में, नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। तो नागा जनजाति भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है और पूर्वी उत्तर भारत के नागालैंड राज्य में मुख्य रूप से ये निवास करती है। तो इसके बारे में जानकारी बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए मानव और आर्थिक भूगोल में महत्वपूर्ण है, सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं नागा जनजाति पर। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से। तो नागाओं की उत्पत्ति के बारे में जो विद्वानों में मतभेद है, कुछ लोगों का विचार है कि नाग यानी सर्प की पूजा करने के कारण से इनका नाम नाग पड़ा। नागा शब्द है जो नाग से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नागा संस्कृति के नग्न शब्द से निकला है। जो नागा शब्द है वो नग्न शब्द से निकला है। एक अन्य प्राचीन मतानुसार पड़ोसी कछार प्रदेश के उन लोगों के लिए, पहाड़ी लोगों को नागा कहते हैं, जिसका अर्थ बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। यानी कछारी भाषा में पहाड़ों पर रहने वाले लोग जिनको नागा से अर्थ लेते हैं बहादुर लड़ाकू व्यक्ति। कुछ लोग नागा शब्द की उत्पत्ति असमी भाषा के नागा शब्द से मानते, जिसका प्रयोग नाग पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। तो नागा शब्द से मानते हैं कि जिसका प्रयोग नाग पहाड़ों पर रहने वालों के लिए किया जाता है। डॉक्टर बेरियर इल्विन्स का कहना है कि नागा शब्द की उत्पत्ति नाग या लोग से हुई है, अतः उत्तरी पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों को नागा कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मतों के अनुसार नागा शब्द का अर्थ लिया जाता है। टोलमी के अनुसार नागा का अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्ति से, किंतु इन पे ये लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नागा शब्द को लेकर अलग अलग मत प्रचलित है। नागाओं की उपजातियों के कई वर्ग हैं। इनमें नागा की कई उपजातियां हैं और पहाड़ियों पर रहने वाले सभी लोग नागा कहलाते हैं, किंतु यह लगभग 30 आदिम जातियों का समूह है। नागा जो जनजाति है उसमें ही 30 अलग अलग है जो इनमें उपजातियां हैं। इनमें मुख्य है आगामी, आओ, लोथा, रेंगमा, कोयक, फोम, चांग आदि। जो नागालैंड व मणिपुर में नागा लोगों को अलग अलग वर्ग में रखा जाता है। नागालैंड में रंगपा, कानियाक, सेमा, अंगामी, लोटा, चांग, संगताम, यिमचुंगार, कचा, कबुई, तोंगकुल, केंगू, खिक मुंगन, फोम, जेलियांग व आओ नागा प्रमुख हैं जो नागालैंड में ये निवास करते हैं। मणिपुर में आओ, तांगखुल, मिथि, मराम नागा प्रमुख है। तो आओ नागा, मराम नागा, इस तरह से अलग अलग ये इनके वर्ग हैं। तो नागालैंड में ये अलग नामों से, इसी तरह से मणिपुर में अलग नामों से। 2000 की जनगणना के अनुसार नागाओं की कुल जो जनसंख्या है भारत में
19.81 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस प्रकार से नागाओं के बारे में सामान्य जानकारी है। सबसे पहले बात करते हैं अब इनमें निवास क्षेत्रों की। देखिए, निवास क्षेत्र मानचित्र के माध्यम से भारतीय जनजाति वाले में भी दिखा है और ये अलग से है जो तो ये लाल कलर से जो दिखाया गया है ये नागालैंड और मणिपुर वाला हिस्सा है। तो नागालैंड और समीपवर्ती राज्यों के नागाओं के निवास क्षेत्र है। अगर हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी भारत की ये प्रमुख जनजाति है। मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है। इसके अतिरिक्त मणिपुर, मिजोरम, असम तथा अरुणाचल में नागा लोग रहते हैं। मुख्य गढ़ इनका है जो नाग पहाड़ियां हैं। नाग पहाड़ियां इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर की तो 26 डिग्री 12 मिनट से 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है जो, और 94 डिग्री 18 मिनट से 94 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है नागा जनजाति के निवास क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है नाग पहाड़ियों का, ये 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो नागालैंड के समीपवर्ती राज्यों मणिपुर, मिजोरम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में इनका निवास पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में मिलता है। और मुख्य रूप से नाग पहाड़ है जो नागा जो पर्वत है, ये सारा का सारा जो नागा जनजाति के निवास क्षेत्र है। अरुणाचल में डफला, मीरी, लपातई, ग्लोम, मिनियोम, पासी, पद्मा और पंगी नागा जनजातियों के उपवर्ग पाए जाते हैं। वास्तव में भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांतवर्ती प्रदेशों में पटकोई से चीन पहाड़ियों तक असम व म्यांमार के बीच जाति संबंधी स्पष्ट रेखा नहीं है। इस प्रकार से ये इस क्षेत्र में पूरी तरह से नागा जनजातियों के निवास क्षेत्र पाए जाते हैं। संपूर्ण प्रदेश जो जहाँ पर नागा जनजातियों के निवास क्षेत्र है अत्यंत उबड़ खाबड़ तथा पहाड़ी है, जहाँ नदियों की घाटियां सकरी और अत्यंत गहरी है। इनके निवास क्षेत्र की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है तथा वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर तथा औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहता है। यहाँ लोग 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले भूभागों में रहते हैं, यानी अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है। 1500 से 2500 मीटर तक भी ये है नागा जनजाति रहती है। यहाँ सघन वनस्पति मिलती है जिनमें साल, टीक, बांस, बेंत, बलूत तथा चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें अनेक प्रकार के जंगली फल, केले, आम, अंजीर, नींबू, नारंगी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि बहुलता से मिलते हैं। इन वनों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जो पशुओं की बहुलता पाई जाती है। ये यहाँ का जो वातावरण है इस प्रकार का है, क्योंकि जो तापमान भी ऊंचे रहते हैं और वर्षा भी अधिक होती है, और 1500 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई वाले भूभागों में भी ये जनजाति निवास करती है। तो इस प्रकार के ये वातावरण में ये लोग अपना सामंजस्य बिठाकर और रहते हैं। अब बात करें हम इनके जो है व्यवसाय संबंधी, तो इनका नागाओं का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि, पशुपालन, आखेट और कुटीर उद्योग है। आखेट में बात करें तो ये जंगली जानवरों का शिकार करके मांस व खाल का व्यापार भी करते हैं। अपने लिए तो मांस के लिए शिकार करते ही हैं, लेकिन शिकार करने के बाद में मांस का और उन पशुओं की चमड़ी से संबंधित है जो व्यापार भी करते हैं। पहाड़ी और मैदानी नागाओं में आखेट की विधि भिन्न होती है। पहाड़ी पे रहने वाले और मैदानी भागों में रहने वाले जो नागा जनजाति है उनके बीच में आखेट की विधि भिन्न भिन्न होती है।
प्रमुख हथियार है जो तीर, कमान, भाला तथा दावा है। दावा परसे के समान होता है, परसे के समान, जैसे बड़ी कुल्हाड़ी जैसे, तो उसे दावा कहते हैं। तीर में विष लगा कर रखते हैं और यारम नागाओं द्वारा तीर में विष लगाकर और पशुओं का शिकार किया जाता है। आखेट के नियमों का पालन सभी नागाओं के लिए कठोरता से पालन करना होता है। आखेट पे कुछ इनके नियम है जिनको सभी नागा कठोरता से जो पालन करते हैं। कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं करते। जब कृषि का कार्य करने का समय आता है तो कोई भी नागा है जो शिकार नहीं करता है। किसी अन्य गांव की सीमा में शिकार करने पर उस गांव को भी शिकार में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। मतलब मान लीजिए एक गांव से शिकार करते करते दूसरे गांव की सीमा में वो पहुंच गए और वहां पर वो अगर शिकार करते हैं तो उस शिकार में से उस गांव के नागाओं को भी इनको हिस्सा देना पड़ता है। ये इनकी व्यवस्था है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत तैयार करके अब कृषि कार्य करने लगे हैं, परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि ही की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। बागवानी फसलों में संतरा, सेब, नाशपाती तथा चाय प्रमुख है। इस प्रदेश की मुख्य फसल पहाड़ी धान है और चाय की झाड़ियां जंगली रूप में मिलती है। तो इस प्रकार से इनके झूमिंग कृषि में जंगल को साफ करके एक स्थान पर 2 या 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। उसके बाद अन्यत्र जगह ढूंढकर और उस पर जंगल साफ करके फिर वहां पर कृषि करने लग जाते हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। बागवानी कृषि भी करते हैं जिसमें संतरा, सेब, नाशपाती तथा चाय जंगली रूप में ये लोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कपास भी उत्पन्न किया जाता है। कुछ जगह पर है जो कपास की खेती भी करते हैं। कुटीर उद्योग की बात करें तो कपड़ा बुनना, मोटा कपड़ा बुनते हैं। अधिकांश सभी नागाओं में यह उद्योग प्राचीन प्रमुख रूप से प्रचलित है। श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। कुछ कपास उगाते हैं, कुछ सूत काटते हैं और है जो कुछ है जो कपड़ा बुनते हैं। मतलब जैसे कुछ नागा है तो वो खेती करके कपास उगाते हैं, कुछ है जो कपास से सूत काटने का काम करते हैं और कुछ है जो उस सूत से कते हुए सूत से फिर कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। तो एक श्रम विभाजन है। चटाइयाँ और टोकरियां बनाना सभी वर्गों में प्रचलित है। लोहार को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है और यह कृषि के लिए औजार बनाने का कार्य करता है। बांस तथा लकड़ी की अनेक वस्तुएं जैसे बांस के बर्तन, टोकरियां, मग, लकड़ी के चम्मच इत्यादि भी बनाए जाते हैं कुटीर उद्योग के रूप में। तो कुटीर उद्योग भी इनका मुख्य व्यवसाय। तालाबों और नदियों में ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। जालों, टोकरियों और भालों की सहायता से मछलियों का शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। तो ये इस प्रकार से ये इनके मुख्य व्यवसाय है, यानी कृषि करना, कुटीर उद्योग, शिकार करना, मछली पकड़ना। इस प्रकार से ये यहाँ के मुख्य व्यवसाय है, मुख्य उद्योग है। अब इनके अधिवासों की बात करें हम, मानव अधिवासों की, तो इनके मकान पहाड़ी कटकों पर बने रहते हैं। बस्ती के पास जल स्रोत व कृषि भूमि की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। औसतन गांव में 200 से 300 घर होते हैं और इनके मकान प्राय 2-2 छतों वाले बने होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। धनी नागाएं है जो घरों में सींग और कुर्रे लगाते हैं। शिकार से प्राप्त जो है
सींग और कुर्रे ये लगाते हैं धनी नागा अपने घरों के बाहर। दरवाजे पर नागा बालों वाली खाल लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहां एक वृत्ताकार है जो फोटो का घर बना लेते हैं। मारम नागा अपने घर का दरवाजा पश्चिम की ओर नहीं करते हैं। इसके पीछे जो ठंडी हवा एक मुख्य कारण होती है। तो मारम नागा जो है अपने घर का दरवाजा पश्चिम की ओर नहीं बनाते हैं क्योंकि उधर से ठंडी लहर या ठंडी हवा आती है। इनकी वेशभूषा की बात करें तो भिन्न भिन्न नागा का वर्ग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़े का चयन उपलब्धि व मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर शेर, चीते आदि के चित्र गुदवाने का इनमें रिवाज है। मेले व त्योहारों पर सभी नए यानी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा सिर पर सींग और पक्षियों के पंख बांधते हैं। जैसे कुछ नागा जो अपने सिर पर सींग या जो पक्षियों के पंख लगाते हैं, बांधते हैं। नृत्य करते समय चीते व रीछ की खाल पहनकर ये नृत्य करते हैं। सभी नागा स्त्रियां गले में कोड़ियों की, मूंगों की और मोतियों की माला पहनती है। कोड़ी, मूंगे व मोतियों की माला सभी नागा स्त्रियां पहनती है। बहुत से नागा सिर पर टोपी लगाते हैं या टोपी पहनते हैं। तो ये इनकी वेशभूषा है। भोजन में बात करें हम तो नागा लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। नागाओं का मुख्य भोजन है जो चावल है। जंगल से प्राय कंदमूल, फल व शिकार द्वारा प्राप्त मांस व मछलियां भी इनका भोजन है। तो ये नागा जो लोग होते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। नागाओं की सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो नागा जनजाति में सम्मिलित परिवार की प्रथा प्रचलित है। जॉइंट फैमिली के रूप में ये रहते हैं। सम्मिलित परिवार प्रथा है। कृषि कार्य में स्त्रियां पुरुषों का के साथ साथ कार्य करती है। मतलब जो कृषि कार्य करते हैं तो उसमें स्त्रियां भी बराबर से कार्य करती है। आखेट करना केवल पुरुषों का कार्य होता है। आखेट में स्त्रियां नहीं करती है, पुरुष ही शिकार का काम करते हैं। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ये पारिवारिक झगड़ों का निपटारा करता है। मतलब प्रत्येक गांव में एक मुखिया मैन होता है जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और पारिवारिक झगड़ों का निपटारा करता है। प्रत्येक नागा वर्ग की अपनी बोली व पोशाक होती है। क्योंकि नागाओं में बहुत सारे वर्ग हैं तो सबकी अपनी बोली और अपनी पोशाक है। इनके जो इनमें है जो उपगोत्र व गोत्र होते हैं। गोत्र भी होते हैं और उपगोत्र भी होते हैं। नागा लोग समूह में एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा है। समूह के रूप में एक गांव से दूसरे गांव ये जाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मोरंग की व्यवस्था होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोरंग कई बार है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मोरंग कौन सी जनजाति की व्यवस्था है। तो मोरंग देखिए नागाओं में युवाओं के ग्रह होते हैं, युवा ग्रह, जहाँ सभी कुंवारे युवक युवतियां है जो जाते हैं और मोरंग में नाच गाना भी होता है। इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है। एक गोत्र दूसरे गोत्र में शादी करता है, गोत्र के गोत्र में शादी ये लोग नहीं करते हैं। लड़के 6-7 वर्ष से मोरंग जाना प्रारंभ कर देते हैं। ये नौजवारी होरी कहलाते हैं। नौजवारी होरी जो 6 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं तब से ही ये मोरंग में यानी जो इनका युवा ग्रह होता है उसमें जाने लग जाते हैं, नाच गाने में हिस्सा लेने लग जाते हैं। ये कहलाते हैं नौजवारी होरी। ये 3 वर्ष बाद यानी 9 से 10 वर्ष में
तुकई बोहरी यानी परिपक्व, तुकई बोहरी कहलाते हैं, बन जाते हैं। मोरंग जो पाठशाला के साथ साथ एक मनोरंजन का केंद्र होता है, जहां पर नवयुवकों को व्रत समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाया जाता है। मतलब जो मोरंग जो है इनका एक तरह से पाठशाला भी होती है और नृत्यशाला भी होती है। उसके साथ साथ इनको युवाओं के साथ वृद्ध समूह के साथ में सामंजस्य बिठाने का ज्ञान भी इनको दिया जाता है, उसके इनको योग्य बनाया जाता है। तो मोरंग में नृत्य कला के साथ साथ में और इनको वृद्ध समूहों में सामंजस्य बिठाने के ज्ञान के साथ साथ में युद्ध, सुरक्षा तथा अनेक प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। मोरंग के जो सदस्य होते हैं उनको अनुशासन में रहने की सलाह दी जाती है। अनुशासन में रहना आवश्यक होता है, यानी मोरंग के सदस्यों पर अनुशासन रखने की जिम्मेदारी होती है, कोई अनुशासनहीनता न करे। अनुशासनहीनता करने पर दंडित भी किया जाता है। ये इनमें व्यवस्था है मोरंग की, जिसमें अगर कोई योग्य व्यक्ति अनुशासनहीनता करते हैं तो उसे दंडित भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो नागा जो जनजाति है उसमें मोरंग एक बहुत महत्वपूर्ण है जो व्यवस्था है इनकी, जिसमें बचपन से ही जो है बच्चों को तैयार करने की का काम किया जाता है। यानी जैसे जब छोटे होते हैं तब से ही ये उसमें लग जाते हैं, मोरंग में जाना लग जाते हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है जो इनको कला सिखाई जाती है, नृत्य कला, और उसके साथ साथ में युद्ध कौशल और किस तरह से एक दूसरे में वृद्ध समूह के साथ में कैसे सामंजस्य बिठाए जाते हैं। तो इस प्रकार की सारा जो ज्ञान इस मोरंग व्यवस्था में या मोरंग जो इनका जो युवा जो स्थल होता है, युवा केंद्र होता है, उसमें ये सारे के सारे जो है इनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब देखिए वर्तमान समय में ये बाहरी लोगों के संपर्क में आए हैं और ईसाई धर्म की मिशनरियों के प्रचार प्रसार से नागाओं की सामाजिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन आ गया है। कुछ नागाओं ने, कुछ जनजाति लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। तो इस प्रकार से ये है अब आधुनिक समय में, वर्तमान समय में ईसाई धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है ईसाई मिशनरी वहाँ पर खूब प्रचार प्रसार कर रही है। इनमें एक बहुत मुख्य प्रचलित नृत्य होता है जिसको मृद नृत्य कहा जाता है। मुद नृत्य इनमें नागाओं में काफी प्रचलित है, लोकप्रिय है। तो ये नागाओं से संबंधित जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आशा है आप लोगों को इससे काफी मदद मिलेगी नागा जनजाति को समझने में। और आप लोग वीडियो देखकर अपने कमेंट्स दें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएं। और कोई चीज़ जिसे पूछनी है तो आप उसमें अपने सुझाव या कुछ कमेंट्स दे सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इन वीडियो के माध्यम से लाभ उठाएं। धन्यवाद।